सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। एक्चुअली गाइस यार, अभी कंजक्टिवाइटिस का सीन चल रहा था थोड़ा, तो आई ऑल्सो लाइक गॉट द दैट डिजीज़। तो मतलब मैं 7-8 दिन उससे रिकवर करने में लग गए। लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोशिश करूँ कि हर 1 या 2 दिन में आपको एक नई वीडियो प्रोवाइड करूँ। तो यार, हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिकली 3 टॉपिक्स सीखे थे। सूडो कोड क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होते हैं, और बेसिक्स क्या होती है प्रोग्रामिंग की। वो एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इस वाली वीडियो में मैं थोड़ा और टॉपिक्स में कवर अप करना चाहूँगा। पहला तो ये है कि हम अपना पहला C++ प्रोग्राम, जो एक हेलो वर्ल्ड होता है, हर लैंग्वेज में पहला फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड ही सिखाते हैं आपको। तो वो मैं एम करूँगा कि आपको आज एक कोड सिखाऊँ हेलो वर्ल्ड का C++ लैंग्वेज में, और उसके अंदर ये समझाऊँ कि ये हर लाइन का क्या मतलब है, और जो जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उनका रोल क्या है, वो कोड बन कैसा रहा है, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग दूँ। दूसरा, मैं आपको IDE के बारे में बताना चाहता हूँ। इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट होता है, तो इसमें इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या यू पर्पस होता है, इसके बारे में थोड़ा और लाइट थ्रो करना चाहता हूँ। तीसरा, मैं बताना चाहता हूँ आपको इंस्टॉलेशन या सेटअप की इंस्टॉलेशन, जो सॉफ्टवेयर्स का हम यूज़ करके कोडिंग करेंगे। इधर मैं VS कोड कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़े और ऑप्शन भी दूंगा, जैसे रेपलेट हो गया, या और 2-4 सॉफ्टवेयर और हैं जिनके बारे में अभी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। आई हैव मेड द लिस्ट। तो अगली बात यह है कि उसको C++ को हम इंटीग्रेट कैसे करें VS कोड के अंदर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आप VS कोड के अंदर C++ के प्रोग्राम्स कोड नहीं कर सकते। तो आपको पहले इंटीग्रेट करना पड़ता है C++ के एक्सटेंशंस। वो मैं आपको वो भी समझाऊंगा, और एक अलग से एक प्रॉपर एक वीडियो दूंगा लिंक में, जिसको आप देखकर फॉलो करके आप अपने VS कोड में भी C++ के एक्सटेंशन डाउनलोड करके उस लैंग्वेज को इंटीग्रेट कर सकते हो, ताकि फिर आप कोडिंग कर सको VS कोड में भी। और उसके बाद हम अगला टॉपिक जो है वो डेटा टाइप्स समझेंगे, कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स, और उनका यूज़ क्या होता है एक लैंग्वेज में। पर्टिकुलरली C++ में इसका क्या यूज़ है, क्या उनकी मेमोरीज होती है, क्या उनके फंक्शन होता है, एक्सेट्रा। उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर में भी जाएंगे। नॉमेनक्लेचर आपको पता, हम बायोलॉजी में 9-10 से पढ़ते थे कि एक साइंटिफिक नेम रखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। कोई भी मतलब ऐसे हवा में कोई साइंटिफिक नेम नहीं रख सकता, आपको एक प्रॉपर लिस्ट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और वो रूल्स स्टैंडर्ड होते हैं पूरे दुनिया में, और सबके लिए सेम ही अप्लाई होते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो पूरे वर्ल्ड में, वो एक ही तरीके से जाने जाए। तो यही चीज़ नॉमेनक्लेचर भी मतलब हमें फॉलो करना पड़ता है एक डेटा या एक मतलब डेटा वेरिएबल को डिफाइन करते हुए। और अगला टॉपिक होगा कि एक डेटा स्टोर कैसे होता है, मतलब कैसे स्टोर होता है, क्या प्रोसेस होता है उसका स्टोर करने का कंप्यूटर के अंदर। और नेक्स्ट टॉपिक वुड बी टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग एक्चुअली होता है कि क्या एक डेटा टाइप को हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। इसके ऊपर हम थोड़ा लाइट थ्रो करेंगे। और अगला एक और मेन टॉपिक है, जो है कि नेगेटिव नंबर को स्टोर कैसे करें। कि पॉजिटिव का आई थिंक सबको पता होता है कि यार ये पॉजिटिव नंबर है 5, तो इसको स्टोर तो 5 में करेंगे, लेकिन -5 को उसको कैसे स्टोर करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज ही जानता है, 0-1 तो भाई पॉजिटिव ही है। तो आप इसको नेगेटिव नंबर को कैसे स्टोर कराओगे, और कंप्यूटर डिस्टिंग्विश कैसे करेगा उस चीज़ को। और लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा बेसिक ऑपरेटर्स। उसके अंदर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो आई थिंक सबको पता, वो समझेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स समझेंगे, जैसे लेस देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, वगैरह वगैरह। और बाकी लॉजिकल ऑपरेटर्स समझेंगे, और नॉट, एंड वगैरह। इनमें मैं थोड़ी लाइट थ्रो करूँगा और आपको समझाऊंगा। ये टॉपिक्स कवर होने के बाद आपको और थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी C++ प्रोग्रामिंग की। ये वीडियो थोड़ा पहली वीडियो से थोड़ी और एडवांस लेवल में आपको चल ले जाएगा, और आई होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। सो थैंक्स अ लॉट गाइस। सो लेट्स start the video and move to the one note. Okay, thanks. So guys, before moving towards the beginning of the video, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि by the time I shot the whole video, तो ये वीडियो बहुत लंबा बन गया था, अराउंड 1 hour 40 minutes का बन गया था। तो मेरे को ये लगा कि इट्स नॉट बी लॉजिकल कि अगर मैं ये इतना सारा कंटेंट एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँ, और ये बेटर होगा कि मैं इस लेक्चर को 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर दूँ, जैसे 2.1 एंड 2.2 लेक्चर्स, विच वुड बी रफली अराउंड 45 to 50 मिनट्स, ताकि अटेंशन स्पैन एक बंदे का बना भी रहे और इंटरेस्ट भी बना रहे। क्योंकि 1 घंटे 40 मिनट में ऑब्वियसली आपको भी इंटरेस्ट काफ़ी लैग कर जाएगा, एंड देन लाइक एज आई मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, तो वो थोड़ा लैग करेगा, और इट नॉर्मली बिकम्स बोरिंग। अगर आप ज़्यादा टाइम तक 2 घंटे तक अगर आप पढ़ो, तो ये दिमाग को भी एग्जॉस्टिंग लगता है, और रिटेनिंग पावर ही कम होती है। तो आई थिंक इट्स बेटर कि अगर इस लेक्चर में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो जैसे मैंने अभी आपको टॉपिक्स के बारे में बताया, तो इस पहले लेक्चर में मैं आपको अराउंड नॉमेनक्लेचर तक पढ़ाऊंगा, जो कि मतलब पहले हम C++ प्रोग्राम देख लेंगे, फिर ID देख लेंगे, फिर हाउ टू इंटीग्रेट C++ in our VS Code, then data types, and then naming the variables. After this, I will teach the rest of the topics that I mentioned in the next part. Not obviously the next part, but it will be like the
another breakup that I am like making out of this single lecture, that is 2.2 lecture, and in that I will continue from the same topic, that is how data is stored, then typecasting, how negative numbers are stored, and then the basic operators like relation operators, logical operators and arithmetic operators, and by that and then I will like finish the video. तो ये मेरा भी पूरा प्लान है. तो मैं होप करता हूँ कि आपको मतलब ये कंफर्टेबल रहेगा आप इस वीडियो को वॉच करते समय और आपको भी पसंद आएगा ये तरीका. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो. और बिफोर लाइक सीइंग द वीडियो आई जस्ट से कि आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली इट विल लाइक हेल्प माई चैनल एंड लाइक इट विल मोटिवेट मी टू मेक more videos like this. So thank you. Let's meet in the video. So guys, आज हमारा है लेक्चर 2. सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक फ्लो चार्ट होता है. पहले कि हमारे पास एक सोर्स कोड होता है, उससे हम कंपाइलर में भेजते हैं और फिर वो मशीन कोड या बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है. और फिर वो फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है, जिससे कि कंप्यूटर वो टास्क कर सकता है जो कि यूज़र उसे देना चाहता है. .exe इसका एक्सटेंशन होता है. अब हमने जैसे पढ़ा था लास्ट टाइम कि सपोज अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू दे दी 2, सी की वैल्यू 3 दे दी. अब बोला एवरेज निकालो, तो हमको लेमन टर्म या रियल लाइफ में तो हमको पता है कि एवरेज ऐसे निकलते हैं. कंप्यूटर को कैसे पता होगा? तो उसके लिए कंपाइलर काम आएगा. कंपाइलर इस सोर्स कोड को पहले बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होगी वो, और फिर जाके हमारा कंप्यूटर समझ पाएगा अच्छा मुझे ये टास्क करना, और फिर वो हमें इसका टास्क करके देगा और इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि टोटल 6 डिवाइडेड बाय 3 तो 2 आएगा हमारा आंसर. तो इससे हमें क्या समझ में आया कि कंपाइलर के कुछ फंक्शन होते हैं जो वो परफॉर्म करता है, जैसे कि उसका काम है ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेशन वो उसका काम है. और दूसरा काम क्या है उसका कि यार एरर तो नहीं है कहीं प्रोग्राम में, एरर को डिटेक्ट करना उसका दूसरा काम है. एरर डिटेक्शन में हेल्प करता है. आजकल तो काफ़ी सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि जैसे पहले के टाइम में क्या होता, आज से लाइक 10 ईयर्स 15 ईयर्स पहले, कि आपको पहले पूरा प्रोग्राम आपने लिख लिया, उसके बाद जब आप कंपाइल करते तब आपको आपके एरर्स पता चलते थे. आज के टाइम में कंपाइलर और अपग्रेड हो चुके हैं. अगर जैसे कि आप लिख भी रहे हैं कुछ कोड वगैरह, आप मिडल ऑफ द कोड में है, अगर आपने कोई गलती करी तो वहाँ पर रेड फ्लैग या रेड मार्क आ जाएगा कि आपको कंपाइलर उसी समय बता देगा यार कि तू गलती अभी कर रहा, अभी ठीक कर ले, बाकी अगर तू वापस फाइनल कंपाइलेशन के लिए भेजेगा तो तेरे को ये एरर पक्का मिलेगा. तो इससे क्या फ़ायदा होता है, यूज़र उसी समय कर देता है अपनी गलती की, तो बार बार कंपाइल करने के लिए नहीं भेजना पड़ता कि जैसे पहले उसने कंपाइल करा एक एरर आया, फिर उसको ठीक करा, वापस कंपाइलेशन के लिए भेजा दूसरा एरर आ गया. तो इससे बेटर ये है कि जब उसने कोड ही लिखा तभी उसको एरर बता दे कंपाइलर, और उसी समय ठीक करके उसको फाइनल कंपाइलेशन के लिए भेज दे. तो यार ये काम होता है. अब हमें क्या आगे हमें क्या पढ़ना है कि यार हम ये समझिए कंपाइलर का रोल क्या है, लेकिन हम कोडिंग कहाँ करते हैं, ये प्लेटफॉर्म क्या है जहाँ पे हम कोडिंग करें. तो यार कोडिंग वगैरह इन चीज़ों के लिए आईडी यूज़ होता है. आईडी क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल इन्वायरमेंट, जो कि एक तरह से आप कह सकते हो कि इन्वायरमेंट है जिसकी हमें ज़रूरत होती है कि ताकि हमें कोड को रन कर सकें और एग्जीक्यूट कर सकें, ताकि हम अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट में पहुँच सकें. इसके जैसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे VS कोड हो गया, एक हमारा एक्लिप्स हो गया, और काफ़ी सारे हैं. मतलब आप एनाकोंडा में भी देखो, जुपिटर नोटबुक में आप आजकल मतलब काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो पाइथन के, मतलब स्पेसिफिकली मैं बताऊं. बाकी C++ में अभी हम एम कर रहे हैं कि VS कोड के में ही करें हम कोडिंग. अब मैं उसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा. तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि आपको C++ आपको काम करना कहाँ पे है. तो यार देखो, फंडा तो आसान है. पहले आपको VS कोड डाउनलोड करना है, कुछ नहीं लिखना है. यहाँ पे आप VS कोड डाउनलोड लिखो, पहला लिंक आएगा. अपना रिक्वायरमेंट अनुसार आप विंडोज़ या उबंटू हो गया या मैक हो गया, उसके अकॉर्डिंगली आप डाउनलोड करो और आप इंस्टॉल कर दो. जैसे नॉर्मल सेटअप आप इंस्टॉल करते हो, उसके बाद आपको एक फ़ोल्डर बनाना है और उसको आपको
वहाँ पे ओपन करना है VS कोड के थ्रू। और VS कोड में आप C++ डायरेक्टली रन नहीं कर सकते, आपको पहले एक्सटेंशन डाउनलोड करने पड़ते हैं। आपको साइड में एक एक्सटेंशन का ऑप्शन दिखेगा, अगर मैं आपको अपने उसमें दिखाऊँ, पहले तो आप यहाँ से फाइल में जाकर न्यू ओपन फोल्डर में जाकर, जैसे आपने कोई फोल्डर बनाया उसको आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको ये एक्सटेंशन नाम की एक चीज़ है, इसमें आपको C++ के एक्सटेंशन डाउनलोड करने हैं। और उसके बाद मेन सीन क्या है, उसके बाद भी आप नहीं चला सकते डायरेक्टली इसको, आपको एक चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेगी, MinGW64। ये एक कदम से C++ का ही एक वो था, वर्जन था, जिसमें आप मतलब कोडिंग में जो हेल्प करता है। इसको आपको डाउनलोड करके इसके पाथ को आपको अपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में इंटीग्रेट करना है। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स अगर आप यहाँ टाइप करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, तो यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल्स को आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको उसके पाथ डिफाइन करना, आपने इंस्टॉल का करा है MinGW। उसके बाद जब ये सब हो जाएगा, उसके बाद आप C++ में को आप प्रोग्राम्स को आप रन कर सकते हैं VS कोड में। तो आई नो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं आपको एक लिंक दूंगा वीडियो का, यूट्यूब वीडियो है, उसमें प्रॉपर एक अच्छे तरीके से 7-8 मिनट की वीडियो, उसमें पूरा एक्सप्लेन करा स्टार्टिंग स्टेप से VS कोड को इंस्टॉल करके आपको कैसे कैसे C++ को इंटीग्रेट करना है उसके अंदर। तो वहाँ से आप समझ सकते हो। अगर इतनी मेहनत नहीं करनी तो सीधा आपको एक आसान फंडा बताता हूँ। आप जाइए गूगल में, लिखिए रेपलेट आप जाओगे, आप पहला लिंक खोलना, आपको एक आएगा साइन इन का ऑप्शन। मैंने यहाँ पे गूगल से अपने साइन इन कर रखा है पहले से। फिर आपको एक ऐसा सा इंटरफेस बनेगा। अब इसमें आप ना न्यू फाइल ऐड कर सकते हो, न्यू फोल्डर ऐड कर लो अपने डिज़ाइन अनुसार। और एक डिफ़ॉल्ट फाइल आपको मेन टाइप की दे रखी होती है पहले से, जिसमें आप मतलब अपनी कोडिंग वगैरह लिख सको। तो अगर मैं आप बताऊं, जैसे मैंने एक सिंपल कोड लिखा है, अभी मैं आपको इसकी बाद में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है कि क्लाइंट का। इसका मेरा पर्पज़ ये कि मुझे I am मयंक प्रिंट करवाना है। तो अब मैं जैसे इसको लिख के मैं इसे रन करता हूँ, ये मैंने पहले चला रखा था। अब देखिए आप, जैसे मैंने रन करा तो मेरा यहाँ पे I am मयंक प्रिंट हो गया वापस। अब अगर मैं इसको चेंज करूँ, मैं लिखूँ यार I am बॉय, तो देखो यहाँ पे अभी कंपाइलेशन हो रही है, स्टॉप मतलब रन कंप्लीट हो गया, तो I am बॉय यहाँ पे आ गया। ये भी एक आसान तरीका है इसका, फिर आप सेव वगैरह कर सकते हो। सिंपल फंडा है, आप जुपिटर नोटबुक या कोई ऑनलाइन C कंपाइलर, C++ कंपाइलर आप चलाते हो तो उसी की तरह है, मतलब ये आसान है। अगर आपको ये तरीका सूट करे तो आप ऑब्वियसली करें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा ये भी सॉफ्टवेयर है। अब देखिए गाइस, अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा एक कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा। मे बी आपको मेजॉरिटी ऑफ दी पीपल माइट हैव लर्नड इट इन देयर बैचलर्स और लाइक 11-12 में जहाँ कंप्यूटर होगी वो तो भाई आराम से, उसको तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जैसे जिनके पास फिजिकल एजुकेशन वगैरह, जिनका मतलब बेस क्लासेस जो थी 11-12 उसमें आपको शायद नहीं पढ़ाया गया हो। तो यार एक कंसेप्ट होता है बाइनरी से डेसिमल और वाइस वर्सा, कि डेसिमल से बाइनरी बनाना है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो है, मतलब मैं क्या कहूँ, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपको आना ही चाहिए। ये आपका मैं एकदम से बोलूँगा पहली सीढ़ी है प्रोग्रामिंग करने की। और ये आपको मतलब अगर आपको जितना अच्छा आएगा, आपको उतना अच्छा कोड्स वगैरह नंबर्स, आपको बाइनरी लैंग्वेज उतनी अच्छी समझ में आएगी आगे जाकर। हम आपको बेसिक समझाता हूँ। जैसे यार ये 11 है, हम है ना जो भी अभी हम लिखते हैं अपनी बचपन से जो हमने सीखा है वो 10 बेस के नंबर होते हैं, मतलब 0 से के 9 10 डिजिट्स का यूज़ होके हम पूरी एक नंबर सीरीज़ लिखते हैं इसमें। लेकिन बाइनरी में होते हैं 2, 0 और 1। तो यार इनमें क्या सीन होता है, इनका बेस होता है 2। तो ऑब्वियसली यार 11 अगर हम 10 में लिख रहे हैं, 10 बेस में, तो यार 2 बेस में इसका कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही लिखने का रिप्रेजेंटेशन। तो अब मैं आपको बताऊँगा बाइनरी में इनको लिखते कैसे हैं। ये देखिए, अब जैसे ये 11 है, अब अगर मुझे बाइनरी में लिखना है तो कुछ नहीं करना, हम बचपन में डिवाइड रिमाइंडर करते थे ना 3rd-4th क्लास में, वैसे करना है हमें, ऐसे करना 2 से डिवाइड। अब क्या सीन है, रखना इंटीजर ही है। ऑब्वियसली 11 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 5.5 आएगा, लेकिन हमें वो नहीं, हमें इंटीजर ही लिखना है। यहाँ रखा हमने कितना, 5 आ गया हमारा डिविडेंड, तो डिविडेंड नहीं, हमारा क्वोशिएंट आ गया 5, और रिमाइंडर बचा यार हमारा 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। वापस 2 से करा डिवाइड, अब 2.5 की जगह 2 ही लिखना है कि इंटीजर वैल्यू जाएगी, फ्लोट व्लोट वगैरह नहीं जाती। इसमें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा फ्लोट इंटीजर ये सब चीज़ है क्या, लेकिन कुल मिलाकर डेसिमल पॉइंट को अवॉइड करना है, आपको होल नंबर ही लिखना है इसमें। वापस क्या हुआ, 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वापस 2 से करा, कितना, 1 आ गया। इस बार क्या सीन हुआ, 0 रहा रिमाइंडर। तो अब इस सीरीज़ को इस तरीके से लिखना है। ये क्या बनेगा आपका, 1 0 1 1
जिसका कि बेस 2 है। तो ये आपको होगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन उसी 11 का। अगर आपको 2 बेस में लिखना है, बाइनरी लैंग्वेज में लिखना है, तो आप ये लिखोगे 1011। अब देखिए, अब सीन क्या है यार, 1011 तो लिखना आ गया। अब अगर सपोज मैं बाइनरी लिख गया, दिख गया ऐसे, अब भाई आपको स्टार्टिंग के नंबर्स बेशक आप रट लो, 1 से लेकर 20 तक रट लो, यार इसका इसका ये होता है, इसका बोल, लेकिन हर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को, हर डेसिमल नंबर के रटना बहुत मतलब यार टिडियस टास्क है। आई डोंट थिंक कि ये आपको करना चाहिए, बहुत बेवकूफ़ी हरकत होगी अगर आप करोगे। तो यार इसके भी बहुत आसान सा फंडे बना रखे कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यार, ये 1, ये 0, ये 1 और ये 1, कुछ नहीं करना, यहाँ से करना आपको 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। और कुछ नहीं करना भाई, जैसे बचपन में मल्टीप्लिकेशन एडिशन करते थे, वही ये 8 हो गया, ये हो गया 0, ये अपना हो गया 2, और 2 की पावर 0 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 हो गया। इसका टोटल क्या है 11। तो 11 विद द बेस 10 हो गया। ये हमारा डेसिमल, जो हम डेसिमल सिस्टम लिखते हैं। तो यार ये आपको आना चाहिए। मैंने आपको इसलिए बताया, ऑब्वियसली मुझे 99% लोगों को पता होगा, लेकिन ये आपको आना चाहिए। इसके बिना मतलब आपका बेस तो क्या, मतलब ये पहली सीढ़ी है जो मैंने बोल चुका हूँ, तो इसके बिना कुछ है नहीं। अगर इस चीज़ को अगर आपने लर्न नहीं करा तो इसके बिना कुछ है नहीं। अब देखिए गाइस, मैं ना आपको थोड़ा और डीप लेके जाता हूँ। अब मैं लिखूँगे, आप और मैं लिखेंगे अपना पहला प्रोग्राम C++ का। अब देखिए गाइस, मैं आपको लिखना बताता हूँ क्या क्या करना है हमें। ये मैंने एक सैम्पल लिखा था, फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या सीन होता है C++ में। सबसे पहले यार हमको हर लाइन के स्टार्टिंग में मैक्सिमम टाइम्स एक हैश इंक्लूड लिखना पड़ता है। अब ये हैश इंक्लूड क्या होता है? हैश इंक्लूड का पर्पस होता है किसी फाइल को हम इंक्लूड करना चाहते हैं इसके अंदर। अब फाइल को इंक्लूड क्यों करना चाहते हैं? फाइल को इसलिए करना चाहते हैं कि हर फाइल के अंदर कुछ प्रीवियसली डिफाइंड फंक्शन होते हैं, प्रायर डिफाइंड फंक्शन जो प्रोग्रामर्स ने पहले से ही डाल रखे हैं, ताकि आपको वो फंक्शन बार बार राइट ना करने पड़े। अब देखिए, ऐसे एक प्री डिफाइंड फंक्शन है प्रिंट करने का, कि यार आपको इस फंक्शन का यूज़ करके अगर आपने कुछ अंदर लिखा तो कंपाइलर्स को समझ जाना चाहिए यार ये चीज़ हम मेरे को प्रिंट करनी है। लेकिन अगर अब ये आप मैन्युअली समझाने लगे कंपाइलर को, तो ये एक लाइन का कोड शायद एक पेज का बैठ जाए, नोटबुक में मैं बात कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, मेहनत बचाने के लिए, समय, और प्राइवेट इंडस्ट्री में तो पैसा बचाने के लिए मेनली इन फाइल्स का इन्वेंशन हुआ है। तो जैसे मैं एक रैंडम फाइल ले लेता हूँ, आईओ स्ट्रीम की फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन वगैरह हैं जो भी हम यूज़ करेंगे। अब दूसरी लाइन हमारी क्या होती है? यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, ठीक है, अब कोई सीन नहीं है, ये हमने लिख दिया। अब यार ये नेम स्पेस क्या है, std क्या है, मेरे को समझ नहीं आया। अब देखो यार सीन क्या होता है, इमेजिन करो एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में ऐसा भी हो सकता है कि यार किताबें हैं लिखी हैं बहुत सारी अलग अलग टाइप की। सपोज़ 2 किताबें हैं, टाइटैनिक। एक टाइटैनिक हो गई मूवी के बारे में, एक रोमांटिक मूवी स्टोरी हो गई, उसके अंदर पूरी मतलब रोमांटिक बातें लिखी, स्टोरीज लिखी हैं, अलग चीज़ चल रही है। एक हो गया टाइटैनिक अलग किताब, जिसमें शायद पूरा एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर समझाया गया किसी शिप का, कि इतनी बड़ी शिप कैसे चलती है वगैरह वगैरह। अब देखो यार, दोनों का नाम तो एक है, लेकिन दोनों का जो उसके अंदर जो कंटेंट है वो क्वाइट डिफरेंट है, दोनों का पर्पस डिफरेंट, दोनों का रीडिंग की ऑडियंस डिफरेंट होगी। तो यार अगर हम एक सेक्शन में रख देंगे तो कितनी कन्फ्यूजन होगी। किसी को सपोज मैकेनिकल स्ट्रक्चर समझना होगा, वो गलती से रोमांटिक कहानी ले गया, उसका क्या हाल होगा। और अगर किसी को रोमांटिक कहानी पढ़नी थी, उसको यार टाइम पास करना था, तुमने उसको मैकेनिकल पकड़ा दिया और वो नॉन टेक्निकल बंदा निकला, तो यार उसको कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि वी आर ऑल्सो ह्यूमंस एंड ह्यूमंस मेक एरर। यार ये चीज़ तो हो सकती है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए लाइब्रेरीज में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सेक्शंस बनाते हैं कि यार ये सेक्शन है रोमांटिक नॉवेल्स का, इसके अंदर टाइटैनिक रख दो, कोई भी या कुछ भी रख दो ना। और ये चीज़ है थोड़ा टेक्निकल चीज़ का, ये थोड़ा हॉरर जॉनर का है, ये इन चीज़ों का है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग सेक्शंस बनाते हैं कि यार कन्फ्यूजन, अगर 2 चीज़ें एक नाम की भी है लेकिन अगर उनका पर्पस डिफरेंट है, तो यार वो अलग अलग जगह में लाया करें ताकि यूज़र को दिक्कत ना हो
रीडर को दिक्कत ना हो। अब अगर मैं कंप्यूटर की भाषा में समझाऊँ, नेम स्पेस यार कुछ नहीं होते, नेम स्पेस एक कसम से सेक्शन ही होता है। जैसे अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, नेम स्पेस यार आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि यार ये एक नेम स्पेस हो गया, ये एक डिपार्टमेंट हो गया और ये दूसरा डिपार्टमेंट हो गया। अब क्या सीन होता है, जैसे मुझे प्रिंट कराना है, सी प्लस प्लस में सी आउट नाम का एक फंक्शन होता है। इसका बेसिकली फंडा होता है प्रिंट कराना आउटपुट को, यार आउटपुट में हमें ये प्रिंट कराना है यार, ये देख ले तू। अब क्या सीन है, बहुत सारे नेम स्पेस क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ। एक हम से आप डिपार्टमेंट एक सेक्शन ले सकते हो, ये शायद नेम स्पेस 1 है, ये शायद नेम स्पेस 2 है। अब क्या सीन होता है यार, इसमें भी सी आउट हो सकता है और इसमें भी सी आउट हो सकता है, शायद दोनों में सी आउट हो और दोनों नेम स्पेसेस हैं लेकिन अलग अलग हैं। अब आप क्या करोगे, अगर आपने नेम स्पेस को स्पेसिफाई नहीं करा कि यार भाई मेरे को यार इस नेम स्पेस का इस सी आउट चाहिए, यार मुझे रोमांटिक सेक्शन वाली टाइटल नहीं चाहिए, मैकेनिकल टेक्निकल नहीं चाहिए, तो अगर आप ये स्पेसिफाई नहीं करोगे तो कंपाइलर हो जाएगा कंफ्यूज है मुझे करना क्या है, तो वो देगा एरर थ्रो करेगा। तो आपको बताना पड़ेगा सी आउट तो मुझे करना है, इस नेम से स्पेस का करना है कि मुझे प्रिंट कराना है, वो दूसरा सी आउट मत कर देना जो मतलब जिसका पर्पस कुछ और हो। तो इस चीज़ के लिए आप यहाँ पे ये करते हो क्या, यूजिंग नेम स्पेस। कौन सा वाला कर रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड वाला कर रहा हूँ, एसटीडी वाला, स्टैंडर्ड वाला चाहिए भाई मेरे को, और दूसरा नहीं चाहिए कि तुम कुछ और पकड़ा दो। ठीक है, अब ये सेकेंड लाइन हो गई। अब जो तीसरी लाइन आती है ना हमारी, ये वो आता है इंट मेन विथ कर्ली ब्रैकेट्स। अब भाई इसका क्या सीन है, आपको याद है हमने लास्ट क्लास में फ्लो चार्ट्स पढ़े थे। फ्लो चार्ट्स में हमने क्या पढ़ा था कि यार फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग जो होती है ना, वो होती है स्टार्ट से और ख़त्म होता है एंड में। ठीक है, एंड ये अपना एंड हो गया। ठीक है, तो भाई ये एंड और स्टार्ट को स्पेसिफाई कैसे करोगे प्रोग्राम में, वो तो फ्लो चार्ट है नहीं। तो इसका काम करता है इंट मेन। इंट मेन के जो ब्रैकेट्स हैं ये एक तरह से बाउंड्री एक्ट करती है किसी भी कोड का कि यार इस बाउंड्री के अंदर अंदर वाला कोड ये मेरा है, ये मेरा स्टार्ट है और ये मेरा एंड है, ये इससे डिपिक्ट हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई सीन नहीं। अब एक और चीज़ क्या होती है इंडेंटेशन की, लैंग्वेज में इंडेंटेशन फॉलो करना चाहिए। कुछ लैंग्वेज होती है जिनमें इंडेंटेशन का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। आजकल पाइथन के काफ़ी प्रोग्राम जिनमें आप कैसा भी लिख दो यार कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ओल्ड लैंग्वेज है उसमें इंडेंटेशन काफ़ी रोल प्ले करता है। क्यों, अगर आप इधर से स्टार्ट कर दोगे शायद एरर दे दे ये, तो इंडेंटेशन फॉलो करना पड़ता है कि ये चीज़ इसके अंदर आ रही है, क्योंकि अगर ये हम यहाँ से स्टार्ट कर दो शायद इसका मतलब हो कि यार ये तो इसकी इक्वल हो गई, और अगर हम इसके थोड़ा इंडेंट करके रहे तो इसका क्लियरली मतलब ज़्यादा कंपेयर हो कि ये इसके अंदर है, इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको मन में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंडेंटेशन फॉलो करना है। अब हमने करा फॉलो, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब भाई प्रिंट कैसे कराऊँ, हमने लिखा सी आउट, इसमें हमने करा ये ऐसे करके। अब यार ये होते क्या हैं, ये थोड़ा हमें लग रहा है लेस देन वाले साइन लग रहे हैं, ये है क्या, ये है होते हैं कि आप कंसिडर करते हैं कि ब्रैकेट है किसी भी चीज़ का, इस चीज़ के अंदर हमें ये प्रिंट करा। अब जो मैं इसके आगे लिखूँगा भाई वो मुझे कराना है प्रिंट। मैंने करा आई एम अ स्टूडेंट, मैंने ये कर दिया। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही है। और मैंने कर दिया इसको सेमीकोलन। अबे सेमीकोलन का क्या मतलब होता है भाई, सेमीकोलन का मतलब होता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ माई स्टेटमेंट, यहाँ मेरी हो गई ख़त्म, जो मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे हो गई ख़त्म। अब या तो अगली लाइन में कुछ अलग बात होगी या अब जो कहानी थी यहाँ ख़त्म हो गई। अब क्या करना है मेरे को, कोड रन करूँगा, राइट क्लिक मार के रन हुआ, यहाँ आ गया आप देखिए आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, इतना समझ में आया, अब कोई सीन नहीं है। अब देखिए अगला सीन क्या है, अगर हमने सी आउट वगैरह कराया, लेकिन अब मेरा यार मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरा ये जो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है मैं चाहता हूँ ये अगली लाइन से स्टार्ट हुआ है। मुझे ऐसा होता है जैसे आप MS डॉक या MS एक्सेल कुछ भी यूज़ करते हो माइक्रोसॉफ्ट का, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एंटर मारते हो अगली लाइन में पहुँचते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही अगली लाइन में पहुँचूँ। मुझे मतलब इस फसाद में नहीं पड़ना कि पहले मैं यहाँ करूँ फिर यहाँ पे वापस क्लिक मार के एंटर मारूँ, जो होता ही नहीं है पहली बात तो। लेकिन अगर हो भी तो यार मैं क्यों सरदर्दी लूँ फालतू की, है ना। तो यार इन चीज़ों से डील करने के लिए एक और फंक्शन बना हुआ है, ये आप सेम यहाँ करोगे, इसका मतलब होगा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आपने करा एंडल। एंडल का क्या मतलब है, एंडल का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन में जाना हमें सीधा, इस चीज़ में अब वापस नहीं पढ़ना मेरे को। ये देखो हमने रन कोड करा रन हो गया, और देखो एक और लाइन आ गई, तो ये कर्सर आया यहाँ पे, पहले कहाँ था यहाँ पे, अब कहाँ आया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा तरीका भी है इसका, अगर आपको 2 बार नहीं लिखना, आपको सिंपल क्या करना है,
उल्टा मारा हमने स्लैश और एन लिख देना है, ठीक है। करके देखते हैं। हुआ, आ गया कर्सर नीचे, इधर भी कर्सर नीचे था, इधर भी आ गया। ये भी नहीं करना, ये करो, ये करो, ये करो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दिया, यहाँ भी दिक्कत नहीं। एक सेकंड, यहाँ थोड़ा एरर आ रहा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं सेमीकोलन नहीं लगाया तो ये थोड़ा एरर था। हो गया, अब देखो रन करा मैंने, कोड आ गया, यहाँ भी आ गया। तो ये हमारा फंडा होता है एंडल करने का। एंडल का मतलब ही क्या होता है कि यार मेरे को एंटर करना है, मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है, ठीक है। काफ़ी लैंग्वेजेस में इसका अलग अलग होता है, मतलब लिखने का तरीका अलग होता है। सी प्लस हम एंडल लिखते हैं नॉर्मली, यही स्टैंडर्डाइज वो है वर्जन ऑफ राइटिंग। बाकी आप स्लैश एन वगैरह भी कर सकते हो। काफ़ी लैंग्वेजेस में स्लैश एन ही चलता है आजकल अभी तक। मतलब जैसे आप कैसे बताऊँ मैं, जैसे पाइथन वगैरह किसी ने करी हो उसमें स्लैश एन से हो जाता है काम, कोई दिक्कत होती नहीं है। तो यार ये हमारा था अभी तक का, मतलब क्या बता रहा था मैं आपको, पहला प्रोग्राम। इधर अब यार हमने जो मेन प्रोग्राम लिखना था उसको मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, जो कि यार मतलब बेसिक है। हर लैंग्वेज में पहली चीज़ हेलो वर्ल्ड ही सीखोगे मतलब मैंने जहाँ तक देखा है, जावा पकड़ लो किसी बार। अब देखो आ गया हेलो वर्ल्ड विद एंटर, ओके। तो यार ये हमारा हो गया पहला प्रोग्राम। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे अगर मैं आपको बताऊँ तो यार अगला टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स का। अब भाई डेटा टाइप्स होते क्या हैं पहले ये बताओ मेरे को। ये देखिए, डेटा जो आप स्टोर करा रहे हो यार, कंपाइलर को कैसे पता कि यार वो नंबर है, डेसिमल नंबर है, होल नंबर है, उसमें क्या डिफरेंशिएट करेगा। कोई कैरेक्टर है या कोई स्ट्रिंग है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कोई वर्ड है या क्या है। तो यार ये चीज़ आपको समझानी पड़ती, क्या वो बुलियन वैल्यू है कि यार ट्रू और फॉल्स में उसमें आंसर देना है, तो ये क्या है। तो इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए एक कदम से आपको डेटा टाइप्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं हर लैंग्वेजेस में, ऑलमोस्ट सब सेम ही होते हैं। ये देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूं तो यार हमको बहुत अलग टाइप के डेटा टाइप्स मिलेंगे। जैसे इंट हो गया, दिस इज़ फॉर स्टोरिंग दी इंटीजर। वी कैन ऑल्सो हैव फ्लोट, दिस इज़ यूज फॉर लाइक स्टोरिंग दी डेसिमल नंबर्स, सेम विद डबल, it is also used for storing the decimal number, but these two have some differences in them. I will like mention them later on, okay. And other can be the character, which is normally written as char, and boolean. These are some like this few of the data types, main data that you will come across during the programming most of the times, okay. अब आप बोलोगे यार ठीक है, लेकिन इनके बारे में थोड़ा मतलब एक्सप्लेन तो करो, ये है क्या। ठीक है यार, एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो यार, अब मैं क्या बताता हूँ कि जो इंट है ना, ये इंट ये होता है कितने का, 4 बाइट ये मेमोरी स्टोर करता है अपने अंदर। 4 बाइट, 4 बाइट कितनी होती है, 32 बिट्स। हमने पहली कंप्यूटर क्लास अगर आपने 6, 7, 8 कभी भी पढ़ी हो, आपको एक चीज़ समझा जाती है कि यार एक बाइट जो होता है ना, ये एक बाइट, इसके अंदर 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। ओके यार, समझ में आ गया। अब इसको हम लिखते कैसे पहले ये तो बताओ। हम लिखेंगे इंट a इक्वल्स टू 5, ठीक है। ऐसा करके हमने इसको डलवा दिया कि 5 जो है वो इंट है भाई, मतलब इंटीजर की तरह ट्रीट करा जाए इसको, एज अ होल नंबर, नॉट अ डेसिमल नंबर। और फिर हम वही सी आउट करके उसको प्रिंट करा सकते हैं। आपको एक डेमो देता हूँ मैं, जैसे देखिए, जैसे ये है सी आउट वगैरह भी ये था हेलो वर्ल्ड का। अब देखिए यार, हम इसको है ना, एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, जैसा आपको मैं सिखाऊंगा कमेंट करना क्या होता है। कमेंट का मतलब होता है कि जो सेक्शन को कमेंट कर रहे हैं उसका मतलब कंपाइलर इसको रीड ही ना करे भाई, उसको एक सिंपल टेक्स्ट की तरह इग्नोर कर दे। कुछ भी लिखा होगा फालतू, कंपाइलर उसमें एरर थ्रो कुछ भी नहीं एरर पड़ेगा ही नहीं। आप उन्हें कंट्रोल दबाना है और शिफ्ट के है ना, जो राइट साइड का शिफ्ट है उसके साइड में एक स्लैश का ऑप्शन, उसको स्लैश करना है और ये हो जाएगा हमारा कमेंट। अब इसको कंपाइलर पढ़ेगा ही नहीं। अब देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा रन कोड, रनिंग करी, कुछ आया ही नहीं यार, क्योंकि यार ये तो हो गया कमेंट, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इंट
इंट का रोल होता था इंट ए इक्वल टू 5, ठीक है, 5 करा, हमने डाल दी 5 की वैल्यू इंट के अंदर। सी आउट, हमको क्या कराना है यार, ए प्रिंट कराना है, ठीक है, एंडल खत्म, रन करा, कितना आ गया भाई 5, एंडल करा, अगली लाइन में पहुंच गया, ठीक है यार। अगर मैं सपोज मैंने क्या कहा, इंटीजर है, डेसिमल नहीं है भाई, उसमें 1 2 3 4 5 करेगा, 5.5 6.5 6.2 ये नहीं करेगा, मैंने करा इसके अंदर 5.5, ठीक है। अब क्या प्रिंट करेगा आप गेस कर देते हो, लेकिन चलो अब मैं रन करता हूँ। आई होप कि आपका सही हो आंसर, जो भी गेस कर रहे हो। आंसर है 5। 5 क्यों करा, 0.5 भाई वो ले ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज़ अ इंटीजर। इंटीजर ले सकता है एज अ होल वैल्यू ही ले सकता है, 0 1 2 3 4 माइनस वगैरह ये सब आते हैं इंटीजर के अंदर, वो डेसिमल वैल्यू नहीं ले सकता। अब यार इसमें एक चीज़ बताओ, हमने अराउंड बचपन में 4th क्लास में पढ़ा था राउंडिंग ऑफ करना। तो यार राउंडिंग ऑफ कैसे होती थी, 5.5 से अगर कोई 5.5 हो या 5.5 से बड़ा नंबर हो, 5.6 5.7, तो उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते थे, राउंड ऑफ 6 कर देते थे। लेकिन भाई कंप्यूटर में ऐसा नहीं चलता, कंपाइलर में अगर तो 5.9 भी लिखोगे ना तुम लोग, तो ये देखिए तब भी क्या देगा वो, 5 ही देगा वो इसको मान रहा है, क्या मान रहा है, वो मान रहा है 5 प्लस 0.9, 0.9 को इग्नोर कर दिया, जो भी जीरो के बाद था नंबर उसको इग्नोर कर दिया, स्टार्टिंग जो नंबर था वही मानेगा। अगर आपको करवाना भी तो एक राउंड फंक्शन होता है, जिसके बारे में अभी थोड़ा आगे बात करूँगा मैं, उसको आप मेंशन करोगे कि राउंड ए करके, तो वो आपको 6 दे सकता है। अब जैसे मैं अगर मैं लिख दूँ राउंड ए, लिख दिया मैंने, और यहाँ मैंने लगाया सेमीकोलन, वो शायद मैंने कुछ मिस करा है इसमें, अच्छा इसमें मुझे वो भी डालनी है एक लाइब्रेरी, सॉरी ये तो आईओस्ट्रीम वाली लाइब्रेरी थी, मुझे इसमें एक और चीज़ इंक्लूड करनी है, सी मैथ। ये लाइब्रेरी की बिना ये राउंड नहीं होगा, कि राउंड इसके अंदर वो होता है क्या, डिफाइंड। अब देखिए मैंने इसको करा, अब क्या आना चाहिए, अभी भी क्या आया, ये आया भाई 5। क्यों आया, कि भाई अभी भी ए की वैल्यू तो मैंने 5 पॉइंट वो इंट के अंदर ही गई हुई। अब गाइस देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इसको हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे, अगर हमें 6 करना है तो उसमें इंटीजर काम नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर को आप एज अ होल ही ले सकते हो। अगर मैं इसको सपोज ऐसा लिखूँ, फ्लोट ए इक्वल 5.9, अब मुझे राउंड करना है तो मेरा कितना आना चाहिए आप बताइए, इस बार 6 शो कर देगा, इधर वैसे यहाँ पे आया है 6, ठीक है। अब यह फ्लोट क्या होता है, फ्लोट होता है वो डेटा टाइप जो आपके लिए क्या ले सकता है, डेसिमल वैल्यूज़ को भी आपको स्टोर करवा सकता है उसके अंदर, वो अपने अंदर फ्लोट, इट कैन टेक डेसिमल वैल्यूज ऑल्सो, और इसकी भी 4 बाइट होती है मेमोरी स्टोरेज। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ इंटीजर के बारे में, इंटीजर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि यार 2 बाइट भी ले सकता है, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपाइलर दैट वी आर यूजिंग, और इन द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इंटीजर 4 बाइट ही लेता है, और ये चीज़ मतलब फ्लोट भी 4 बाइट्स ही लेता है, ठीक है, ये भी सीख है। अब ये देखो, ये फंडा जो है फ्लोट का, ये आई थिंक आपको इसी प्रीवियस स्टेप में समझ में आ गया। फ्लोट 5.9 हमने करा, ठीक है। अब अगर मैं ये लिखूँ क्या होता है कि मुझे ए प्रिंट करा के दो, कितना आएगा, लास्ट टाइम तो क्या आया था 5 आ गया था, अब कितना आया, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 5.9 आ गया। अगर ये चीज़ अगर मैंने इंट में करी होती फिर क्या आता, ये मैं कह रहा रन कोड 5 आया। तो अगर डेसिमल स्टोर कराना तो आपको फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा, उसमें आपका इंट कुछ काम नहीं करेगा। अब यार अगला कैरेक्टर हमारा आता है डबल। डबल का भी फंक्शन सेम ही है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर दी डेसिमल वैल्यूज़, बट यार कुछ चीज़ें डिफरेंसेस हैं, आई थिंक वो मेंशन करने चाहिए। एज अ बिगनर मुझे भी डाउट्स आया कि अगर दोनों का अगर फंक्शन ही सेम है तो बनाए क्यों गए हैं डेटा टाइप्स, कुछ ना कुछ तो रोल होगा कि यार मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ने ये इन दोनों डेटा टाइप को अलग अलग रखा, फ्लोट
और डबल। एक कदम सर ये कह सकते हो कि आपने, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये फ्लोट का बड़ा वर्जन हो गया डबल। कोई अस्त्र है जो हमने महाभारत में पढ़ा था, अस्त्र होता है नॉर्मल वेपन, और ब्रह्मास्त्र होता है सबसे जो उनका एकदम से मेन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन जो होता है वो ब्रह्मास्त्र होता है। ऑल द लेकिन ऐसा कोई रिलेशन नहीं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि फ्लोट का बड़ा वर्जन है डबल। और दोनों के मतलब की पॉइंट है जो आपको बताने चाहिए मुझे। प्रिसीजन की अगर मैं बात करूँ तो यार अगर मैं बोलूँ तो डबल का नॉर्मल यूज़ होता है हायर प्रिसीजन के लिए, जिसमें आपकी वैल्यूज़ बड़ी एक्यूरेट होती है। आपको मतलब उसमें ज़्यादा ज़्यादा डेसिमल वैल्यूज़ आपको लेनी है। जैसे अगर मैं ऐसे लूँ 1 2 3, तो यार ये फ्लोट भी स्टोर कर लेगा, ज़्यादा पंगा नहीं है। कोई ऐसी वैल्यू जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.12 समथिंग समथिंग समथिंग, आगे जा रहा है उन चीज़ों में यार डबल काम आता है। और ये डबल हम काफ़ी मतलब उन वैल्यूज़ में साइंटिफिक वैल्यूज़ को स्टोर करने में काफ़ी काम आता है। जैसे रॉकेट की कोई रीडिंग्स है, जैसे अभी अब चंद्रयान 3 आजकल लॉन्च हुआ है, उसकी रीडिंग्स वगैरह हो, अगर इतनी बड़ी रीडिंग्स को स्टोर करना तो डबल वबल काम आएगा। उसमें फ्लोट यूज़ नहीं होगा कि हमें प्रिसीजन हायर चाहिए यार, इसमें हमारी इंपॉर्टेंस प्रिसीजन को लेकर है। ठीक है, ये समझ गया। नंबर भी इसमें लार्ज होंगे, इसमें रेंज भी काफ़ी बड़ी होगी फ्लोट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यार फ्लोट क्यों यूज़ करते हैं? फ्लोट का नॉर्मली यूज़ होता है छोटी छोटी वैल्यूज़, जो छोटे डेसिमल की वैल्यूज़ है, इस टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कराना। फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा ये है यार कि अगर आप यही वैल्यू डबल में स्टोर कराओगे शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम ले। क्यों ले? या थोड़ी इसमें प्रोसेसिंग ज़्यादा होती है, इसमें स्टेप्स प्रोसेसिंग की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा प्रिसीजन के लिए बनाया गया है। लेकिन ये जो है फ्लोट, ये काफ़ी मतलब लेस कॉम्प्लेक्स है डबल के मुकाबले, काफ़ी मतलब नॉर्मल जो डेसिमल वैल्यूज होती है इंस्टेंटली स्टोर कर लेता है, क्योंकि कम प्रोसेसिंग के स्टेप्स होते हैं, तो इसमें फ्लोट का यूज़ होता है। ठीक है, बाकी और डिफरेंस क्या है भाई, मुझे और भी समझना है। और इसके मेमोरी यूजेज में हमने क्या बताया, फ्लोट तो 4 बाइट यूज़ करता है, ये करता है 8 बाइट। तो सपोज अगर आपके लिए मेमोरी कंस्ट्रेंट है ना, तो फिर तो आप फ्लोट में ज़्यादातर अपनी वैल्यूज़ डालोगे, क्योंकि यार कहाँ 8 बाइट कहाँ 4 बाइट, आपकी डबल वो खा रहा है ये एकदम से मेमोरी। लेकिन जहाँ पे आपको ज़रूरत प्रिसीजन के रिगार्डिंग होगी, आप बोलोगे यार 8 बिट भी कोई चलता है मेरे को, मैं 16 भी दे दूँगा अगर मेरा काम इससे हो रहा है तो। ठीक है, बाकी परफॉर्मेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें प्रोसेसिंग स्टेप्स थोड़े कम होते हैं फ्लोट में, तो थोड़ा जल्दी अच्छा परफॉर्म कर देता है छोटी वैल्यूज़ के साथ। डबल में प्रोसेसिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, तभी टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन ये हायर वैल्यूज जो बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं डेसिमल स्पेसेस के साथ, उनमें बहुत अच्छा काम करता है डबल। ठीक है, हमने इसका यूज़ भी समझ लिया, क्या क्या सीन होता है, प्रोसेसिंग में कहाँ काम आता है। सिंटेक्स भी इनका थोड़ा अलग होता है। इसमें अगर हमें करना होगा तो हम लिखेंगे फ्लोट ए इक्वल्स टू 5.1 सपोज। डबल लिखना है, यही चीज़ हम लिखेंगे डबल बी इक्वल्स टू 6.234। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने आपको फ्लोट का दिखाया एग्जांपल। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ डबल का एग्जांपल। अगर मैं यही चीज़ फ्लोट में तो मैंने आपको दिखा दी थी, अब मैं ये चीज़ को डबल में दिखाऊंगा। डबल 1 2 3 4। ठीक है, ये मैं डाला, कुछ दिक्कत नहीं है, वही सेम सिंटेक्स है। एक जगह फ्लोट आएगा, एक जगह डबल आएगा। रिक्वायरमेंट आपके ऊपर है, यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा टाइप चूज़ कर सकते हो। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है डबल यूज़ करने की, ज़्यादा मेमोरी खाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो डबल यूज़ करिए अपना रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, वरना फ्लोट इज़ द बेटर चॉइस। तो हमने रन करा कोड, आगे प्रिंट हो गई वैल्यू। यही डबल का सीन है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई ज़्यादा मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू बी टेंस्ड रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट और डबल। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगले में हम जाते हैं। अगला डेटा टाइप क्या है हमारा? अगला डेटा टाइप है हमारा, देखिए कैर। अब यार एक कैर क्या होता है, मुझे कैर समझ में तो आया नहीं, कैर क्या है? कैर का है मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर स्टोर कराना। इसका भी सिंटेक्स होता है, कैर लिखना पड़ता है हमें पहले, उसके बाद मैंने लिखा कैर सी इज इक्वल्स टू, हम लिखते बी। ठीक है, ये कर दिया। अब सीन क्या है, कैरेक्टर के अंदर या कैर के अंदर सिंगल कैरेक्टर ही आते हैं। यू कांट राइट कि कैर सी इक्वल्स टू ए बी, दैट विल नॉट हैपन। तो यार ये ए बी वगैरह कैसे लिखेंगे, दैट वी विल लर्न फर्दर इन द वीडियो। आई थिंक फॉर द बिगिनिंग दिस much knowledge is sufficient for this lecture. I will like explain it in the later lectures. तो यार फिलहाल के लिए तो हम यही समझ लें कि यार कैर सी हमने बी लिखा और हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसकी मेमोरी कितनी लेता है भाई? 1 बाइट लेता है या 8 बिट।
जैसा भी आपको समझ में आए, ठीक है। अब यार मुझे समझाओ इसको प्रिंट कैसे करना है। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये देखिए, आप गए इधर, कुछ नहीं करा आपने, कैर सी इक्वल्स टू, ठीक है, क्या है ये, ए लिख दिया, लिखा हमने, ये हमारा सेमी कोलन एंड करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई प्रिंट भी कराना पड़ेगा। आई हैव लाइक फॉरगॉटन दिस स्टेटमेंट कि वैल्यू तो साइन कर दी, प्रिंट कौन कराएगा, आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट। ये हमने करा ऐसे करके, सी, ओके, रन कोड करा, क्या आया 5.912, ये तो पहले का आ गया, देखिए ए भी प्रिंट हो गया, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक फंडा है, फिलहाल आप इतना समझिए, दैट्स आई थिंक इनफ फॉर यू, ठीक है। अगला डेटा टाइप क्या होगा हमारा अगला डेटा टाइप होगा हमारा बूल और बुलियन। इसका काम होता है क्या स्टेटमेंट हाँ है या ना है, दो आंसर देने हैं इसने, या तो ऐसा है, अगर नहीं है तो फिर ऐसा है, कुछ नहीं, और वो ऐसा ऐसा भी क्या है, ट्रू और फॉल्स, विच इज़ नॉर्मली डिपिक्टेड बाय 0 एंड 1। 1 stands for कि condition is true, 0 stands for that condition is false. So in layman's term we can say that boolean will be considered as good if it shows one value which is considered to be true, and it is considered to be bad if it is showing the false value or 0 value. Okay, we have got about it, ठीक है। सो लाइक आई जस्ट लाइक एक्सप्लेन इन द कोड। तो देखिए यार, ये है, देखो, अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ कि बुलियन को करते कैसे यूज़, हमने लिखा सबसे पहले तो यार मैंने लिए 2 इंटीजर, कौन से लिए, कोई भी रैंडम पकड़ लो, बी हमने लिया 3, इंट सी हमने लिया 2, बी सी क्यों लिया, नॉट सी, आई विल टेक डी, क्यों ले रहे हैं यार, यहाँ पे पहले से डिफाइंड है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये एरर थ्रो करेगा, जहाँ तक मुझे लगता है, सी, ये देखिए एरर आया, क्या आया भाई, कॉन्फ्लिक्ट डिक्लेरेशन है। क्या मतलब होता है इसका भाई, पहले तुम कह रहे हो सी इंटीजर है, बाद में तुम कह रहे हो यार कैरेक्टर है, दो चीज़ नहीं हो सकती, या तो वो इंटीजर ही होगा या वो कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो यार पहले मैं थोड़ा मतलब आपको थोड़ा गलती से बोल दिया था, कैरेक्टर में वो करेगा एरर शो अगर आप सेम ही वेरिएबल लोगे, तभी मैं ले रहा हूँ बी डी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगली लाइन क्या होगी हमारी, बुलियन को हम लिखते हैं बूल ए इक्वल्स टू बी और नॉट, ठीक है यार, क्या, सॉरी, बी इक्वल्स टू डी, यार ये है या नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। इसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा वरना अपेयर नहीं होगा। क्या बी डी के इक्वल है, नहीं यार, 3 और 2 कैसे इक्वल हो सकते हैं, तो हमें तो पता है। अब लेट्स सी व्हाट डज आवर कंपाइलर शोज, कंपाइलर ऑल्सो से दैट कि 0 है भाई, नहीं है, फॉल्स द कंडीशन, इट्स दे आर नॉट इक्वल। लेट्स से आई हैव लाइक रीअसाइन द वैल्यू ऑफ 2 टू द बी वेरिएबल। अब बताइए क्या ये 1 देगा या 0 देगा, अकॉर्डिंग टू मी 1 देगा, 1 का ट्रू भाई है इक्वल दोनों। तो इट इज़ द बेसिक लाइक आई विल से लाइक यूजेज ऑफ बुलियन, कि हम ट्रू और फॉल्स बताना चाह रहे हैं, यूज़र एकदम से कोई भी कंडीशन दे रहा है एंड द कंपाइलर इज टेलिंग इट whether the condition that is being given to it is true or false, ठीक है यार, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आगे बढ़ूँ, आगे क्या होता है, एक और है क्या, डेटा टाइप जिसको हम void कहते हैं, although like it's not being used much often, but यार इसका कुछ नहीं मतलब होता, इसका मतलब सिंपली होता है empty। We also use void main, like if I tell you in Java we normally use void main instead of the int main to show that कि void main का क्या फंक्शन होता है कि यार उसके लिए नेसेसरी नहीं है कि it should return some value, like
Normally when we write int main in the future programs, you will see that there will be like some returning value, either it be like something of the value of the thing that we are trying to find in the program, or normally we write it as return 0. But in void it is not a necessity to return anything, like it would not even return, like if you write na कि return this, it will throw an error because void does not return anything. ठीक है, इसका मतलब empty होता है, तो obviously कोई स्पेस ये लेगा ही नहीं, इट विल नॉट टेक एनी स्पेस. ठीक है यार, ये समझ में आ गया हमें. अब अगर हम आगे बढ़ें तो आई सेड इट इन दी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि यार नाम रखना या मतलब किसी भी चीज़ को असाइन करना, वेदर इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी एनिमल और अ प्लांट, और लाइक इवन लाइक असाइनिंग अ नेम टू योर वेरिएबल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको कोई लिस्ट ऑफ रूल्स को फॉलो करें. क्योंकि अगर आप हवा में कुछ भी आप रूल्स अपने फ्रेम करके कुछ भी नाम रखोगे तो इट विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट इन दी लाइक व्हेन यू कम अक्रॉस द पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि आपके पास कोई स्टैंडर्डाइज रूल नहीं होगा किसी भी चीज़ को, वेरिएबल को नाम रखने के लिए. तो यार एक ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए, लाइक इन कंप्यूटर्स और लाइक इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देर आर सम रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. नॉमेनक्लेचर वी आर सेइंग इन द टर्म्स ऑफ बायोलॉजी ऑल्सो, लाइक जैसे नॉमेनक्लेचर होता है, यही सेम चीज़ वेरिएबल्स की भी नॉमेनक्लेचर होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है. ठीक है, आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ती है ताकि आप मतलब वेरिएबल्स का नाम जब भी रखें तो आपका वेरिएबल ठीक ठाक रूल्स को फॉलो करके आपका नाम रखा हो, ऐसे कुछ आपने हवा में ना रखा हो. तो यार इसके भी कुछ रूल होते हैं. पहला रूल क्या होता है कि वेरिएबल जो आप कर रहे हो ना यूज़, उसके अंदर अल्फ़ाबेट नंबर अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो, नॉट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम इट. ठीक है, वो समझ में आ गया. लेकिन यार इसका मतलब क्या है, आप ABC रखो अपना नाम, A12 रख दो, A_1 रख दो, _1AB जो रखना रख लो, लेकिन ये नहीं रख सकते 1AB. नंबर स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए. इट कैन बी लाइक यू कैन स्टार्ट विद द वेरिएबल, यू कैन इवन स्टार्ट विद द अंडरस्कोर, बट नंबर लिखोगे तो लाइक इट विल डेफिनेटली थ्रो एन एरर. इट इज़ द रूल विच इज़ डिफाइंड वाइल असाइनिंग अ नेम टू अ वेरिएबल इन दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, मुझे समझ में आ गया हमें. और क्या चीज़ें हैं, और एक चीज़ है ऐसी कि यार आप वो नाम जैसे विच आर लाइक प्री डिफाइंड कीवर्ड्स इन दी लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. जैसे इंट नहीं रख सकते, फ्लोट नहीं रख सकते, मेन नहीं रख सकते. जैसे हमने जो डेटा टाइप्स पढ़े उनके नाम रख सकते, मेन नहीं रख सकते. यू कैन इवन यूज लाइक एनी फंक्शन नेम विच इज़ लाइक डिफाइंड और लाइक कॉन्स्टेंटली यूज इन दी प्रोग्रामिंग है. सी आउट वगैरह नहीं रख सकते, बूल वूल वगैरह ये नहीं रख सकते. कोई भी मतलब आप समझ गए होंगे जो चीज़ें मतलब थोड़ी मतलब हमने जिनके बारे में मैंने पढ़ा, जो मतलब एक कदम से वेल डिफाइंड चीज़ें थी, उनको यार आप ऐसे ही नहीं लिख सकते उनका नाम. क्यों? क्योंकि यार अगर आप जैसे लिख दो इंट, आपने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया, तो यार इस इंट में वेरिएबल के नाम में और जो हमारा वाला इंट होता था, जो डेटा टाइप के हम जब असाइन कर रहे होते हैं उसको इंटीजर डेटा टाइप जब हम लिखते हैं तो उसके बीच में कंपाइलर हो जाए कन्फ्यूज़. कंपाइलर लगेगा आप इस वाले इंट की बात करो इस इंट के में, तो वो करेगा एरर थ्रो. तो ये चीज़ें जो ऐसी चीज़ें होती है ये आप यूज़ नहीं कर सकते. और एक और चीज़ क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है. मतलब कि केस सेंसिटिव मतलब अगर अपर केस मतलब बड़े लेटर्स जो होते हैं उसमें लिखा हो AB, और छोटा के जो होता है AB, ये दोनों एकदम से अलग माने जाएंगे वेरिएबल्स. यू कैन इवन नेम इट लाइक AB वन वेरिएबल एंड छोटा AB अनदर वेरिएबल. इट इज़ अ लोअर केस, इट इज़ अपर केस. ठीक है, आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन एक और रूल है जो आपको लास्टली फॉलो करना होता है कि यार आपको स्पेशल सिम्बल्स का यूज़ नहीं करना. स्पेशल में क्या होता है, परसेंटेज, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना. डॉलर साइन होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, हैश होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, इनका आपको यूज़ नहीं कर सकते आप मतलब अपने वेरिएबल का नाम रखते हुए. और एक और चीज़ क्या है कि यार आप जो भी करो, एक वेरिएबल का नाम आपने यहाँ पे असाइन करा हुआ है इंट A, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले दिखाया था, इंट A आपने 1 रख दिया, फिर आप कैरेक्टर A भी रख रहे हो, उसको आप रख रहे हो ये, तो यार ये देगा दिक्कत, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते. सेम वेरिएबल डिफरेंट डेटा टाइप. अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए इन्हीं चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के तौर में कि मैं एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा हूँ. ये हमने करा कमेंट, नॉमेनक्लेचर हमने करा फॉलो. ठीक है, कोई सीन नहीं है. पहला रूल का फॉलो करते हैं, अल्फ़ाबेट नंबर अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं. इंट अंडरस्कोर 1A इक्वल्स टू 5. ठीक है,
एरर थ्रो करा नहीं करा, ठीक है यार, कोई सीन नहीं है। यहाँ मैंने स्टार्ट करा किससे, ए से करा, कोई एरर आया नहीं आया यार, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कर दिया यहाँ पे नंबर से स्टार्ट, एरर दे दिया देखो। तो ये हमारे रूल्स थे जो मैंने बोला था कि नंबर स्टार्ट नहीं होता तो वो दिक्कत दे रहा है, ठीक है यार, हमने हटा दिया नंबर, कोई नहीं, बाद में यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है यार वो छोड़, मैं करना चाहता हूँ इंट, मैं डेटा टाइप रखना चाहता हूँ और नाम रखना कैर अपने वेरिएबल का। वो 5 आ गया, देखो वापस एरर आ गया। भाई ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, अगर आप इनसे छेड़छाड़ी करोगे कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज एंड इट विल स्टार्ट थ्रोइंग एरर टू योर प्रोग्राम। सॉरी फॉर द लाइक इचिंग, इट्स हैपनिंग, सॉरी। तो और एक और चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, इट इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब क्या होता है इसका, मतलब होता है ए बी अगर मैं रख दूँ 5, ठीक है भाई रख लो, कोई दिक्कत नहीं। छोटा ए बी मैं रख लूँ 9, तो कोई एरर नहीं देगा, इट विल वर्क फाइन, क्योंकि केस एंड दोनों इसके लिए मतलब बड़ा ए भी अलग है, मतलब होल्ड करता है, और इसका मतलब भी अलग होल्ड करता है कंपाइलर के लिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं का। और यार कोई स्पेशल सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते। स्पेशल सिंबल क्या है, मैंने कर दिया परसेंटेज, एरर दे दिया, ठीक है। मैंने डॉलर कर दिया, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, डॉलर आप यूज़ कर सकते हो, डॉलर डज नॉट गिव एनी एरर, बट लाइक परसेंटेज, एक्सक्लामेटरी, दीज थ्रो एरर, आप वो कर सकते हो डॉलर का यूज़। सॉरी फॉर लाइक स्किपिंग दैट, इट जस्ट स्किप फ्रॉम माई माइंड, ठीक है। हमने ये कर लिया, और हमने जो बताया था एक वेरिएबल का बार बार यूज़ हमने जैसे आपने यहाँ पे पहले 5 रख दिया और वापस जब इसको 9 कर दिया, एरर दे दिया। नॉट मतलब इसमें तो नहीं देगा एरर, लेकिन इसमें देगा एरर कि अलग अलग डेटा टाइप में आपने सेम वेरिएबल यूज़ कर दिए, तब देगा ये एरर। जस्ट अ सेकेंड, क्या दिया इधर, एरर, ऑल दो यहाँ शो नहीं करा, लेकिन हेयर इट विल शो। नाउ लेट्स सी, डॉलर में देगा एरर या नहीं देगा, लेट्स सी। नहीं दिया एरर, चलता डॉलर। डॉलर आई थिंक दी वन स्पेशल कैरेक्टर आई थिंक दैट इज एक्सेप्टेबल इन द लैंग्वेज, रेस्ट आर नॉट। तो यार इतना तो हम समझ गए हैं कि यार फंडा है तो है क्या ये, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यार एक फंक्शन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट यार आपके काम आएगा काफ़ी, ठीक है। क्या काम आएगा, साइज ऑफ। इधर हम कोई वेरिएबल का नाम लेते हैं ए वगैरह, इसका साइज़ कितना है। अब यार सीन क्या होता है, अगर आपको किसी भी चीज़ का को साइज़ पता करना है, जैसे मैंने आपको क्या था 4 बाइट कर रहा है कोई इंटीजर स्टोर, आप कैसे मान लो या मैं कैसे मान लूँ, मैं शायद झूठ भी बोल सकता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं सच ही बोल रहा हूँ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई कैन ऑल्सो लाई। तो उन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए आप साइज़ ऑफ को यूज़ करते हैं। साइज़ ऑफ है क्या वैसे बेसिकली, अगर मैं आपको समझाऊँ, देखिए जैसे मैंने करा इंट ए इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है इस इंटीजर के अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर करी ये है कितनी, सी आउट, ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को बताओ इसकी वो कितनी है, 4 आगे इंटीजर है, ठीक है। ये चीज़ मैं डबल के लिए कर दूँ, डबल ए, ये करा 8 आ गई, ठीक है। आई थिंक इट्स अंडरस्टूड कि इसका फंक्शन क्या क्या है। अगर मैं आपको और समझाऊँ और डीप में जाना, आपको कैरेक्टर के बारे में जानना है, अगर मैंने इसको कर दिया कैर, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो, दैट्स माई ओनली लाइक इंटेंशन हियर। नहीं आ रहा हो यू कैन ऑब्वियसली कमेंट टू मी, वो पार्ट को मैं वापस अलग से वीडियो में समझा दूंगा
मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आपको प्रॉब्लम है, इतनी लंबी वीडियो आप देख रहे हो फिर भी आपको समझ ना आए, तो यार दैट वुड बी लाइक माई डीपेस्ट रिग्रेट, तो मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो, यू कैन जस्ट लाइक कमेंट मी, ओके। एंड आई डोंट थिंक कि मतलब कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जस्ट बेसिक है, और मैं मतलब आई थिंक सबसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है यार, बहुत हो गई तारीफ, अब लेट्स लाइक डू विद द प्रोग्राम। कितना है, एक, हमने क्या बताया था, एक बाइट होती है। ठीक है यार, सही है, कोई दिक्कत नहीं। So guys, that was the end of part 1. So let's meet in the part 2. So thanks for watching.